ये क्या वजह है मकबूजा कश्मीर और इंडियन पंजाब में जो इंस्टॉलेशन है मिलिट्री की सेंसिटिव, उनमें एकदम इजाफा देखा जा रहा है? ये कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेंगे, ये मैं बार बार बात कर रहा हूँ। उसके लिए इन्होंने तैयारी भी शुरू कर दी। आरएसएस के स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करने वाले हैं। वही घटिया मेंटेलिटी जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में है, वही घटिया मेंटेलिटी इस वक्त उनकी तीनों मिलिट्रीज के सरबराहों की है। वो बुनियादी तौर पर इस वक्त असिस्ट कर रहे हैं मोदी को। वो कह रहे हैं कि भाई बताओ कितने बंदे मरवाने हैं, इंडियंस मरवाने हैं, सिविलियंस या हमारे आर्म्ड फोर्सेस के लोग। क्वाइट पॉसिबल इनकी कोशिश ये है कि कुछ ना कुछ इंडियन पंजाब के अंदर हो, क्योंकि उसका बेनिफिट इनको पॉलिटिकली ज्यादा होगा। कमांडर है या कमोडोर है, नेवी का बंदा है वो, जो ऐसी बेवकूफाना बातें कर रहा है कि हम कराची के ऊपर हमला करेंगे, एक दफा फिर उसको तबाह कर देंगे। भाई पहला कौन सा तबाह किया उसने? ऐसे घटिया और बेगैरत लोग हैं कि ना इनको अपने माजी से किसी तरह का ये कोई सबक सीखने की कोशिश करते हैं, और अब जो मौजूदा सिचुएशन है उसमें इनको लगता है कि इनको सुनने वाला हर बंदा उल्लू का पट्टा है। लोग इनको कमेंट्स में बता रहे हैं, पागल के बच्चों तुम लोगों की हैसियत ये है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पब्लिक पॉडकास्ट के साथ मैं हूं नवीद नसीम और मेरे साथ मौजूद हैं हैदर हयात खान साहब। थैंक यू सो मच हैदर। थैंक यू वेरी मच नवीद भाई। आज जो हम अपने पॉडकास्ट में बात करेंगे उसमें सबसे पहले बात करेंगे कि इंडियन पंजाब और मकबूजा कश्मीर में सेंसिटिव मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर सिक्योरिटी में इजाफा क्यों किया जा रहा है। इसके बाद बात करेंगे कि इंडिया को कराची पोर्ट पर हमला करने के बारे में क्या खुशफहमी लाहक है। और तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदीया के दफाई मुआहदे में शमूलियत का इशारा दे दिया, जबकि इंडिया की बेचैनी में इस वजह से इजाफा देखा जा रहा है। और सबसे आखिर में G7 समिट के दौरान भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सदर ट्रंप से क्यों मुतालबा किया कि सहाफ़ियों को सवालात का जवाब वो नहीं देंगे। सो हैदर, ये है हमारा आज का मेन्यू। तो ये क्या वजह है मकबूजा कश्मीर और इंडियन पंजाब में जो इंस्टॉलेशन है मिलिट्री की सेंसिटिव, उनमें एकदम इजाफा देखा जा रहा है? क्या उनको कोई कुछ हो रहा है क्या, या वो एक मिलिट्री ड्रिल कर रहे हैं बस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नवीद भाई। हमने गुज़श्ता कुछ पॉडकास्ट्स के अंदर बार बार इस चीज़ पर बात की कि भारत में आइंदा साल 3 बड़ी रियासतों में इंतखाबात हैं, जो तीनों रियासतें बीजेपी के लिए सामा बहुत मैटर करती हैं। पंजाब में उनकी सिचुएशन की बहुत अच्छी नहीं है। यूपी में इस वक्त उनकी गवर्नमेंट है, लेकिन उनको समाजवादी पार्टी से एक बहुत बड़ा थ्रेट है वहाँ पे। सिमिलरली गुजरात, चूँकि मोदी का जो पॉलिटिकल बेस है वो तो जी। गुजरात है, और गुजरात में बुचर और गुजरात के नाम से जो मशहूर है। मशहूर हुआ, और मुसलसल मेरा ख्याल है कि कम से कम 2.5 दहाइयाँ तो हो चुकी हैं कि गुजरात के अंदर बीजेपी गवर्नमेंट में है। लेकिन इस मरतबा सिचुएशन ये है कि वहाँ पर जो मोदी की पॉपुलैरिटी है वो हमने देखा, मल्टीपल रीजंस हैं। बबल्स फटे जो मोदी के गिर्द बने हुए थे एक एक करके, कि हम लोगों ने भारत को पता नहीं कितना मजबूत बना दिया है मिलिटरीली, इकोनॉमिकली। तो एक आम भारतीय जो सफ़र कर रहा है वो देख रहे हैं कि यार शायद चीज़ें बेहतर हों, शायद चीज़ें बेहतर हों, लेकिन अब 12 साल के अंदर जो बिगाड़ आ चुका है वो अब अल्टीमेटली जो सेन इंडियंस हैं वो तो इस कंक्लूजन पर पहुँचे हैं कि इस बिगाड़ का एक ही इलाज है कि इस घटिया शैतान को इक़्तिदार से निकाल परे किया जाए। तो अब किया कुछ नहीं है, नफ़रत में इजाफा हो रहा है, लोग जो हैं वो पसंद नहीं कर रहे, तो एंटी पाकिस्तान रेटरिक चाहिए, और उसके लिए इस तरह का माहौल बनाना उन्होंने शुरू करना। अच्छा, हमने डिस्कस किया कि बल्कि पिछले पॉडकास्ट में हमने जिक्र किया था, मोहम्मद मालिक साहब ने एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट अपने प्रोग्राम में बताया कि आई है कि अक्टूबर में या नवंबर के आगाज़ में भारत की फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। और मैंने आपको तफसील से बताया कि किस तरीके से वहाँ पर जो इन्होंने छोड़े हुए अपने कुत्ते सोशल मीडिया पर और गोदी मीडिया पर, उन्होंने भौंकना शुरू किया और कहा, जहन साजी शुरू कर दी लोगों की कि जी ये एक्टिविटी हो रही है। पहले अनंतनाग में जो एक हेड कांस्टेबल मारा गया, फिर कुलगाम में 2 भारतीय मजदूरों की जो हलाकत है उसके ताने बाने इन्होंने पाकिस्तान से जोड़े। 3,500 कश्मीरी नौजवानों को अनंतनाग से इन्होंने गिरफ्तार किया। फिर कुलगाम को इन्होंने कहा जी कि ये पाकिस्तान कर रहा है, और फिर मेजर गौरव आर्या ने कहा कि अब आने वाले दिनों में इस तरह के मज़ीद एपिसोड्स होंगे, मज़ीद कार्रवाइयाँ होंगी, और फिर अल्टीमेटली एक बड़ा कोई वाक़या होगा जो पाकिस्तान बुनियादी तौर पर करवाएगा, एज़ पर मेजर गौरव आर्या।
और उसके बाद पाकिस्तान कहेगा कि ओ हो ये देखें जी भारत ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, और भारत तो बहाना चाहता था, भारत बहाना ढूंढ रहा था पाकिस्तान पर हमला करने का, लिहाजा ये भारत ने जो है एक्सक्यूज खुद के लिए पैदा किया। अब बुनियादी तौर पर भारत के अंदर जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनको तो क्लियरली पता लग गया ना कि ये शख्स करता क्या है। पहले पुलवामा में इसने अपने बंदे मरवाए, और कौन इसको एक्सपोज कर रहा है, हमें करने की ज़रूरत नहीं है। सत्यपाल मलिक जो इलीगली इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर का गवर्नर था, मोदी ने अपॉइंट किया था, वो ये कहता है कि पुलवामा का जो वाक़या है उसका जिम्मेदार मोदी है। और मेरे प्रोग्राम में सत्यपाल मलिक ने मुझे ये कहा कि ये शख्स इक़्तिदार के लिए किसी को भी कत्ल करवा सकता है। इतना लालच है इसके अंदर इक़्तिदार का कि ये किसी को भी मरवा सकता है। और इस वक्त इसने ग्रेजुअली अपने इर्द गिर्द एक ऐसा सर्कल बना लिया है जिसमें इसी की अप्रोच को फॉलो करने वाले लोग हैं, जो एक्सट्रीमिज्म को जो है वो पसंद करते हैं, फिर हिंदुत्व एक्सट्रीमिज्म को पसंद करते हैं, जो आरएसएस की अप्रोच को पसंद करते हैं। आज देखें ना, इनके जितने मिलिट्री चीफ्स हैं जिनको मोदी ने अपॉइंट किया, और आज भी इस वक्त वो लोग जो इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर भारत में बैठे हुए हैं, वो सब आरएसएस की स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करने वाले लोग हैं। तो अभी इनको एहसास हुआ, क्योंकि ताकत और इख्तियारात एक लंबे अरसे तक जब आपके पास रहते हैं और आपने जो बबल्स बनाए होते हैं वो अल्टीमेटली फटने हैं ना, रियलिटी और आपके एक्सपोज होनी दिमाग है, में खन्नास भर जाता है। भर जाता है ना। आपके दिमाग में तो यही है कि शायद नहीं, लोग मैं पता नहीं, लाइफ अब टाइम मैं अब लाइफ टाइम ही मेरे मामलात हैं। लेकिन अब भारत के अंदर लोगों को इस चीज़ का एहसास हो गया है कि 12 साल में वहाँ पर उनका जो मेयार ज़िंदगी है वो मज़ीद ख़राब हुआ है। खराब हो रहा है। उनको एहसास हो गया है कि जो अरबों डॉलर्स हर साल हमारे दिफा के नाम पर हमसे लिए जाते हैं, उनका कोई फ़ायदा भारत को नहीं हो रहा। गुज़श्ता 12 साल में कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं है। 19 में जहाज़ गिरे, कहा रफ़ाल होते तो ये ना होता, फिर रफ़ाल भी गिरवाए। तो भारतीय अब ये समझते हैं कि ये हरकतें नहीं होगी, फिर इनकी ऑपोजिशन इनको एक्सपोज कर रही है। लेकिन बहरहाल अब इनके पास और कुछ है नहीं, ये कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेंगे, ये मैं बार बार बात कर रहा हूँ। और उसके लिए इन्होंने तैयारी भी शुरू कर दी। ये अब बल्कि मेरा ख्याल है पिछले हफ्ते अमित शाह जो इंडियन होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तानी आईएसआई के साथ एक लिंक्ड है जी शहजाद भट्टी ग्रुप। हाँ जी। हमने जी पूरे भारत के अंदर एक ऑपरेशन किया बहुत बड़ा, और 200 लोगों को जो इसके साथ लिंक्ड थे हमने उनको अरेस्ट किया। अच्छा, उससे पहले मैंने आपको बताया अनंतनाग में इन्होंने 3,500 कश्मीरियों को इन्होंने अरेस्ट किया, घरों से जाकर उन्होंने गिरफ्तार किया। तो अब ये इस तरह आहिस्ता आहिस्ता जो है वो भारतीयों का ज़हन बना रहे हैं कि नहीं, एक्चुअली पाकिस्तान ने कुछ किया। पहले अनंतनाग वाला वाक़या, फिर कुलगाम वाला वाक़या, और एक दफ़ा तो ऐसा हुआ कि इनके एक और जो है वो किसी टूरिज़्म के हवाले से एक अच्छी स्पॉट थी, वहाँ पर एक बंदा मारा गया। मैं उस वक्त एक लाइव इंडियन चैनल पे बैठा हूँ, और लाइव उन्होंने कहा जी कि एक बड़ी खबर आ गई है जी कि फलाने हमारे स्पॉट के ऊपर एक बंदा मारा गया है। विद इन नो टाइम, मतलब अभी प्रोग्राम चल रहा है, फौरी तौर पर अगला जुमला ये था, ये पाकिस्तान ने किया। फौरी तौर पर अगला जुमला ये था। इन्होंने ग्राउंड से अपना रिपोर्टर भी लिया बीपर पे, उसने भी बीपर पे यही कहा जी, उसने कहा जी इसके अंदर कोई पाकिस्तान का हाथ मुलव्वस है, और बाद में पता चला जी कि वो कोई जाती दुश्मनी थी। तो ये इनकी ये आलम है वहां पर। तो ये अब क्या कर रहे हैं, इन्होंने वहां पर कुछ सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स जो हैं वो भी इस तरह की करना शुरू किए हैं ताकि, और इलीगली इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में एक तो ये पिछले कुछ अरसे से वहां पर मिलिट्री इक्विपमेंट जो है वो उसकी मूवमेंट हो रही है। इन्होंने अपनी 11 कॉप्स को कुछ सोफिस्टिकेटेड ड्रोन्स की भी एक बटालियन, एक यूनिट जो है वो उनको दी है, गालिबन बाज बटालियन उसको उन्होंने नाम दिया है। और ये पंजाब का जो एरिया है इसको कवर करने के लिए। सिमिलरली इन्होंने इलीगली इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर भी कुछ ड्रोन्स जो है वो दिए। पिछले दिनों इन्होंने कुछ ड्रोन्स को वहाँ पर टेस्ट भी किया, और टेस्ट के बाद वो मैल फंक्शनिंग की भी वहाँ से कुछ रिपोर्ट्स हैं कि वहाँ पर कुछ मैल फंक्शनिंग, अब आई डोंट नो वो मैल फंक्शनिंग थी या किसी ने जैम करके वहाँ पे गिरा दिया, इधर उधर हो गए। बहरहाल ये एक्टिविटीज़ वहाँ पर हो रही हैं। तो यहाँ पर इन्होंने एक खासा कंटोनमेंट है, और ये बुदा थे मिलिट्री बेस है, ये स्पेसिफिकली तो पंजाब में, ये पंजाब में, इसको स्पेसिफिकली उन्होंने कहा जी कि यहाँ पे ख़तरा है। और किससे ख़तरा है, वही जो शहजाद भट्टी इन्होंने कहा जी क्योंकि ग्रुप है जो ISI बैक्ड है, हाँ, जो, और उससे इन्होंने कहा जी कि खतरा है। अब
ये मंजन वो है जो भारतीय कई साल तक तो ये बेचते मंजन रहे। बेका है उनका। अब ये मंजन बिक नहीं रहा। इन्होंने जो बीएसएफ के हेड के एक ऑफिस के सामने जालंधर में ब्लास्ट हुआ, उसके बाद अब सिचुएशन ये है कि इतना ओपनली ये काम हो रहा है कि ऑपोजिशन इनकी कह रही है कि भाई तुम्हारी आर्म्ड फोर्सेस तुम्हारे साथ मिलकर ये काम कर रही हैं। यानी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस इस वक्त, इंडियन मिलिट्री जो है वो एक मिलिटेंट विंग आरएसएस और बीजेपी का बना हुआ है। वो भारत के लिए क्या कर रहा है वो तो सारी दुनिया ने देख लिया ना कि इनकी कैपेबिलिटी क्या है। वो इस वक्त सिर्फ काम कर रहे हैं कि बीजेपी में मोदी के इक्तदार को किस तरीके से टूल देना है, कैसे उसके इक्तदार को मजीद खींचा जा सकता है। क्योंकि अप्रोच वो है ना, मैंने आपको पहले बताया कि आरएसएस के स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करने वाले हैं। वही घटिया मेंटेलिटी जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में है, वही घटिया मेंटेलिटी इस वक्त उनकी तीनों मिलिट्रीज के सरबराहों की है। तो वो बुनियादी तौर पर इस वक्त असिस्ट कर रहे हैं मोदी को। वो कह रहे हैं कि भाई बताओ कितने बंदे मरवाने हैं, इंडियंस मरवाने हैं, सिविलियंस या हमारे आर्म्ड फोर्सेस के लोग। तो क्योंकि उन्होंने पुलवामा में अपनी मिलिट्री के लोग भी सीआरपीएफ के मरवा दिए, पहलगाम के अंदर उन्होंने सिविलियंस मरवा दिए। तो अब फिर हो सकता है कोई ऐसा कोई मिक्सचर हो जिसमें इनकी मिलिट्री के लोग भी मारे जाएं, जिसमें ये सिविलियंस को भी अटैक करें और फिर ये इल्जाम लगाएं पाकिस्तान पर। लेकिन अब प्रॉब्लम एक और भी है जो वहां पर आप कहना चाह रहे हैं कि वो जो आरपीएफ के साथ इन्होंने किया था वैसा ही कुछ मिलता जुलता कुछ हो सकता है, जिसमें ये किसी कैंटोनमेंट पे कोई हमला कह दें या किसी इनकी मिलिट्री बेस के ऊपर कोई हमला हो गया। और मकबूजा कश्मीर को इसलिए उन्होंने डाला है ताकि उसका इल्जाम भी वो लश्कर तैयबा पे और ये आईएसआई के ऊपर ये कर सकें, यही कर सकें। तो ये बुनियादी तौर पर इस तरह की चीजें ये वहां पर प्लान कर रहे हैं और इसके चांसेस हैं कि आइंदा 2 से 3 माह के अंदर भारत की फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके पाकिस्तान के साथ कोई महाज खोल दे। क्योंकि हमने सरकरीक वाला मामला भी देखा, इनकी तैयारियां तो मई के बाद से चल रही हैं। मई में जो हमने इनको इबरतनाक शिकस्त दी उसका बदला भी लेना है इन्होंने। वो मैं आपको आगे चल के वो अनिल जयसिंह को भी एक शट अप कॉल देना बड़ा जरूरी है। वो भी उसको भी बताते हैं कि बुनियादी तौर पर तुम्हारी औकात क्या है, इंडियन नेवी की औकात क्या है। बहरहाल अभी स्पेसिफिकली आपका ये जो पहला टॉपिक था, इसमें देखिए मैंने आपको बताया कि इन्होंने मिलिट्री इक्विपमेंट कुछ मूव किया है, ये वहां पर ड्रामेबाजी कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त इंडियन पंजाब में जो इंडियन पंजाब की गवर्नमेंट है उनकी तरफ से थोड़ी रेजिस्टेंस का भी इनको सामना करना पड़ रहा है। तो क्वाइट पॉसिबल इनकी कोशिश ये है कि कुछ ना कुछ इंडियन पंजाब के अंदर हो, क्योंकि उसका बेनिफिट इनको पॉलिटिकली ज्यादा होगा। तो इलीगल इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो कुछ होगा उसका उस तरह बेनिफिट नहीं है। तो जो इंडियन पंजाब में अगर कुछ बड़ा वाकया होता है उसका बेनिफिट पॉलिटिकली मोदी को कंपैरेटिवली ज्यादा होगा। अच्छा, दोनों जगह पर भी कुछ छोटी मोटी एक्टिविटी हो सकती है ताकि पूरा मुकम्मल तौर पर इससे मुस्तफीद हो सके। आपने इलेक्शंस की बात की तो इलेक्शंस तो गोवा में भी होने जा रहे हैं जो उनकी सबसे मेन गोवा चूंकि है, लेकिन गोवा चूंकि एक छोटी स्टेट है, मैं इसलिए और हटके है। हाँ, वहां पे वैसे भी कांग्रेस और बीजेपी दोनों की पोजीशन बेहतर है। यहां पर मसला है उत्तर प्रदेश का, बुनियादी तौर पर मेजर मसला उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश है भारत की सबसे बड़ी रियासत सीट्स के एतबार से, और वैसे भी इंडियन पॉलिटिक्स में कहते हैं कि डिसाइसिव फैक्टर जो है वो यूपी का होता है। तो चूंकि सबसे ज्यादा सीट्स लोकसभा की वो यूपी से, अगर स्टेट इलेक्शंस में यहां से समाजवादी पार्टी, जिस तरह लास्ट लोकसभा इलेक्शंस के अंदर अगर हम 72, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 72 सीट्स है मेरा ख्याल है उत्तर प्रदेश की, तो मेजॉरिटी सीट्स जो है वो समाजवादी पार्टी ने जीती। वही सिचुएशन स्टेट इलेक्शंस में होती है तो मोदी के लिए अगले इलेक्शंस जो है उसमें काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। सिमिलरली गुजरात में इन्होंने लोकसभा इलेक्शंस में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन अब गुजरात से भी खबरें ये हैं कि वहां पर भी बीजेपी का वोट बैंक बहुत ज्यादा मुतासर हुआ है। लेकिन वहां पे कांग्रेस की भी पोजीशन इतनी बहुत अच्छी नहीं है। वहां पर मसला ये है कि बीजेपी के मुकाबले में कोई इतना मजबूत नहीं है, ये और अलायंस भी नहीं बनता। लेकिन आई बिलीव कि अभी जो कुछ हुआ है उससे कोई भी शख्स जो बीजेपी के खिलाफ होगा उसको इलेक्शंस में फायदा होगा। लेकिन ये जो स्पेसिफिक मामला है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का, इसमें मैंने आपको बताया कि इन्होंने ड्रोन्स भी जो है वो डिप्लॉय किए हैं, बाज बटालियन अपने 11 कॉप्स को दिए हैं। ये चेक भी करना चाहते हैं कि मक्का डिफेंस एग्रीमेंट के बाद क्या सिचुएशन बनती है, सऊदी अरब का क्या रिस्पॉन्स होता है, तुर्की का क्या रिस्पॉन्स होता है, पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं। तो ये जो मिलिट्री सर्कल में वो लोग जो आरएसएस की अप्रोच को फॉलो नहीं करते लेकिन सेन अप्रोच रखते हैं, वो यही समझा रहे हैं भारतीय लीडरशिप को। इस वक्त जो रुकावट है एक बड़ी वो ये भी है
कि वो लोग कह रहे हैं कि पिछले साल की चपेड़ें मत भूलो, पिछले साल भी तुम्हें मना करते रहे, जिसने मना किया तुमने सैक कर दिया उसको, तुमने कहा नहीं मैंने ये करना है, और बाद में डाल तुमने मिलिट्री पे दिया, मिलिट्री ने बाद में कहा जी कि पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट्स थी, एक दूसरे के ऊपर भी इल्जाम तराशियां चलती रही, फिर बाद में अनिल चौहान साहब सामने उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं मोदी अब्बू को बचाऊंगा तो उसने फिर बचाने की बुरी नाकाम कोशिश भी की। तो यहाँ पर जो सेन लोग हैं इंडिया में, आया वो पहले मिलिट्री में सर्व कर चुके हों या अभी इंडियन मिलिट्री में है, वो यही कह रहे हैं उनको कि ऐसी कोई शरारत इस मर्तबा ना करना, क्योंकि एक तो दिफाई मुआहदा है और विदाउट इस अग्रीमेंट के तुम चपेड़े खा चुके हो पाकिस्तान से, पहले ही खा चुके हो, और तो पाकिस्तान ने जिस अब तो तरीके से सोने तुम्हें, पड़ेंगे। हाँ देखे ना, पाकिस्तान ने इस तरह मारा कि हाथ बांधे, फिर इनके हाथ बांध के तसल्ली की इन पर, और मार सकते थे, फिर कहा चलो ठीक है यहां तक इसको पहला सबक इतना सा बहुत है, अब अगर दोबारा शरारत होगी तो फिर जाहिर सी बात है सबक पहले वाला तो नहीं होगा ना, फिर तो नए सबक पढ़ाए जाएंगे और फिर हाथ पैर दोनों बांध के मारा जाएगा इस मर्तबा। चले अब जो हमारा जो दूसरा टॉपिक था कि ये कौन सा वो कमांडर है या कमोडोर है, नेवी का बंदा है वो, जो ऐसी बेवकूफ़ाना बातें कर रहा है कि हम कराची के ऊपर हमला करेंगे और वो एक दफ़ा फिर उसको तबाह कर देंगे। भाई पहला कौन सा तबाह किया उसने? अच्छा, बुनियादी तौर पर ये है कमोडोर अनिल जयसिंह, ये इंडियन नेवी से इनका ताल्लुक है और रहा है, फिर नहीं रिटायर्ड ऑफिसर है, जो इंडियन मैरिटाइम फाउंडेशन है उसके ये मौजूदा वाइस प्रेसिडेंट हैं। इन्होंने एक पॉडकास्ट में कहा जी कि अगर भारतीय नेवी के 20 जहाज कराची के इर्द गिर्द आके खड़े हो जाएं, तो पाकिस्तानी नेवी जो है वो हिलने की हिम्मत नहीं करेगी, और अगर हम कराची की जो बंदरगाह है इसको तबाह कर दें या इवन धमकी भी दे दें तो पाकिस्तान को इकोनॉमिकली नहीं, शिप्स नहीं आएंगे, पाकिस्तान को इकोनॉमिकली बड़ा नुकसान होगा। अच्छा, मेरा ख्याल है ये ऐसे घटिया और बेगैरत लोग हैं कि ना इनको अपने माजी से किसी तरह का ये कोई सबक सीखने की कोशिश करते हैं, और अब जो मौजूदा सिचुएशन है उसमें इनको लगता है कि इनको सुनने वाला हर बंदा उल्लू का पट्टा है, उसको जो ये फीड करेंगे वो ये मान लेगा। आज नहीं मान रहे लोग, नहीं, लोग हंस रहे हैं इनकी बातों पर, और लोग इनको कमेंट्स में बता रहे हैं कि पागल के बच्चों तुम लोगों की हैसियत ये है। आज इंडियन मिलिट्री में, तीनों आर्म्ड फोर्सेस में कंपैरेटिवली अगर किसी की इज्जत है ना पिछले साल के बाद, वो इंडियन नेवी की है। क्योंकि आजमाई नहीं गई, क्योंकि इंडियन नेवी ने कोई महाज खोला ही नहीं। महाज खुलता तो उनको पता चलता कि होना क्या है, और उनको महाज खुलने से पहले इस चीज का अंदाजा हो गया था कि उनकी हैसियत क्या है, उनकी औकात क्या है, ये उनको पता लग गया था। तभी वो जो बात करते था ना, वो क्या कहा था मेजर गौरव आर्य ने बाजू उठा के, आईएनएस विक्रांत 2-4 ब्राह्मोस ठोक दो कराची पे, भून डालो शहर को। तो लाहौर में भी एक पोर्ट बना दी थी। अब आलम ये था, हाँ, वो लाहौर की बंदरगाह पर भी कब्जा हो गया था, बना नहीं दी थी, सिर्फ इंडियन नेवी ने लाहौर की बंदरगाह पर कब्जा भी कर लिया था। हम यहाँ तक सिचुएशन थी हमारे पास बंदरगाह। वही ना, मैं तो बाहर निकला, मुझे तो इंडियन फौजी, मैंने कहा पता नहीं कहां तक पहुंच गए होंगे इंडियन फौजी। बहरहाल वो जो मजाक का खेस चीजें हम लोगों ने गोदी मीडिया पे देखी, वही चीजें इस वक्त इनकी मिलिट्री लीडरशिप के अंदर है। बल्कि कपिल शर्मा ने तो कह भी दिया था ना एपी सिंह को कि मुझे लगता था मैं बहुत बड़ा कॉमेडियन हूँ, ये एपी सिंह साहब जो है ये मेरे से भी बड़े कॉमेडियन है। और राहुल गांधी ने, मैंने बड़ा माइंड किया मेरी बात को, मैंने इंडियन चैनल पे ये बात की कि राहुल गांधी कहते हैं कि क्लाउन्स मस्खरे इस मुल्क को चला रहे हैं, मोदी को क्लाउन का, उसने मोदी के मिनिस्टर्स को क्लाउन का, और आपका कपिल शर्मा कह रहे हैं कॉमेडियन है, यानी उनके अपने वो ऑडिटोरियम के अंदर आके बैठ के ये बात हो रही है। तो मैंने कहा कि क्लाउन्स आपकी गवर्नमेंट को चला रहे हैं और कॉमेडियंस जो है वो आपकी मिलिट्री को हेड कर रहे हैं, तो फिर अब आप खुद अंदाजा लगें कि आप लोगों के साथ क्या होगा। उन्होंने बड़ा माइंड किया इस चीज को। बहरहाल हकीकत यही है। अब कमोडोर अनिल जयसिंह साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं जी कि 20 जहाज आ जाएंगे। अब जब तुम लोगों की इतनी हैसियत है कि तुम लोग 20 जहाज लेके पाकिस्तान की तरफ आगे आ सको, पहले तो अपने गिरेबान में झांको कि तुम लोगों की काबिलियत क्या है, तुम लोगों के पास सलाहियत क्या है। और पाकिस्तान को नुकसान देने की तुम बात करते हो। आपने जब किसी मुल्क पर जंग मुसल्लत करनी होती है ना, तो आपने हर चीज देखनी है। आप उसको कितना नुकसान पहुंचा रहे हो, वो आपको कितना नुकसान पहुंचा सकता है। यहां पर इनको लगा ना कि हमारे पास रफाल्स हैं,
हमारे पास BVR रेंज पाकिस्तान से ज़्यादा, वो तो सरप्राइज एलिमेंट था ना हमारे पास। हमने इनको बताया नहीं था कि हमारे पास जो PL-15 है उसकी रेंज क्या है। ये उसी चक्कर में रहे कि जी 150 किलोमीटर है, और इन्होंने 150 किलोमीटर से पीछे जहाज रखे, तो हम लोगों ने तो 200 किलोमीटर पे जाकर इनको किल किया, ठोका। तो ठीक ठाक ठोका अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर हैसियत ये है कि INS विक्रांत, जिसके बारे में इन्होंने 9 मई को गालिबन एक आर्टिकल छपवाया था गुज़िश्ता साल टेलीग्राफ के अंदर, कि INS विक्रांत जो है वो कराची के बहुत करीब आ चुका है, पाकिस्तानी वाटर्स के बहुत करीब आ चुके हैं, और उसमें ब्राह्मोस से जो है ये अटैक जो है, जो मैंने आपको हवाला दिया मेजर गौरव आर्या की गुफ्तगू का भी, एक्चुअल सिचुएशन ये थी कि इन्होंने INS विक्रांत को 700 किलोमीटर दूर खड़ा किया, क्योंकि इनको खौफ था इस चीज का कि अगर हम पाकिस्तान की तरफ INS विक्रांत को लेकर निकले तो ये समंदर बर्द हो जाएगा। तो इन्होंने 700 किलोमीटर दूर, और फायर क्या करवाना था इन्होंने, ब्राह्मोस, जो 450 किलोमीटर की रेंज थी, यानी 700 किलोमीटर से इन्होंने ब्राह्मोस 450 किलोमीटर वाला फायर करवाना था, जो पानी में गिरना था, और फिर इन्होंने शोर मचाना था। जिस तरह इन्होंने PNS जो है वो हंगूर का शोर मचाया था, वैसे ही इन्होंने शोर मचाना था। और वैसे ही वो घटिया बेगैरत गौरव आर्या ने बाजू खड़े कर कर कहा, INS विक्रांत 2-4 ब्राह्मोस मार दो कराची पे, भून डालो शहर को। बगैरत के बच्चे 700 किलोमीटर दूर बैठ के तूने 450 किलोमीटर रेंज के मिसाइल से पाकिस्तान पर हमला करना था। ये असल बात नहीं बताते इंडियंस को, ये हकीकत नहीं बताते भारतीयों को, चूतिया बना रहे हैं उनको। ये इसी तरह पागल बना रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं इंडियंस को कि जी हमारी एयरफोर्स ने ये कर दिया। उन्होंने कहा बगैरत ये मेरे हल्के में, अमरिंदर सिंह ने कहा मेरे हल्के में गिरा है रफाल, और तुम लोग कह रहे हो हमारे जहाज नहीं गिरे। तुम्हारा CDS कह रहे कि जी नंबर्स मैटर नहीं करते, वो ये कह ही नहीं रहा कि हमारे जहाज नहीं गिरे। तुम्हारी एयरफोर्स का स्पोक्स पर्सन AK भारती कह रहे कि लॉसेस आर पार्ट ऑफ कॉम्बैट। 6 मिलिट्री पर्सन आपने खुद वो अब वो भी तुम मान रहे हो। तो यहां पर भारतीय वो भी हंस रहे हैं इन पर, और वो इनको खुद कमेंट्स में बता रहे हैं कि इतने ही तुम पाटे खान थे। देखें नवीद भाई, जो बंदा थोड़ी सी भी मिलिट्री स्ट्रेटेजी समझता है ना, उसको इस चीज का पता है कि मैंने एक काम किया है, मैंने हमला किया, इंडिया ने हमला किया पाकिस्तान पर अपनी आर्मी के जरिए, अपनी एयरफोर्स के जरिए। वो ये समझता था कि मेरी आर्मी बड़ी मजबूत है, मेरी एयरफोर्स मजबूत है, लेकिन वो दोनों हमले नाकाम हुए। अब ये कहते हैं जी कि इंडियन नेवी का तो मुकाबला ही नहीं है ना पाकिस्तान नेवी से। इसका मतलब है कि बहुत मजबूत है इंडियन नेवी, सबसे तगड़ी फोर्स तुम्हारी इंडियन नेवी है। ये आत्मनिर्भर भारत के मामले में भी कहते हैं कि सबसे ज्यादा इस वक्त वो इंडियन नेवी ने उस हवाले से काम किया है। इट मीन्स कि आपकी तीनों आर्म्ड फोर्सेस में सबसे तगड़ी इंडियन नेवी थी। कोई भी ईश्वर बंदा जो ये देखेगा कि मेरी बाकी 2 फोर्सेस नाकाम रही हैं, तो वो अब अपना सबसे ताकतवर एसेट जो है उसको लेके आएगा, तगड़ा पहलवान। तो क्यों नहीं तुमने मैदान में उतारा, क्यों नहीं लेके आए विक्रांत को? ये जो 20 जहाजों से कराची का ब्लॉकेड करना था इस घटिया बेगैरत कमोडोर अनिल जे सिंह ने, क्यों नहीं किया ब्लॉकेड? क्योंकि इनको पता है कि ये जब कुछ करने की ख्वाहिश रख के इधर आएंगे ना, तो इनके करने से बहुत कुछ पहले इनके बाप इनका इलाज कर चुके होंगे। इनके वही बाप जिन्होंने घर में घुस के, ये कहते थे ना घर में घुस के मारेंगे, और घर में घुस के मारा था हमने। जो 71 में इनका हशर किया था हमने, वो हंगूर ने घर में घुस के किया था। तो ये बड़के, ये बातें, ये बेवकूफ बनाना भारतीयों को, जाहिल भारतीयों को, उसमें ये कामयाब है। लेकिन सेन इंडियन जिसका दिमाग 2-3% भी काम करता है ना, या इवन 1% भी काम करता है, उसको इस चीज की अंडरस्टैंडिंग है। वो आज जब ये सारा सिनेरियो अपने ज़हन में लेके आता है, तो वो यही कहता है कि यार चूतिया है मेरे लीडर, और चूतिया लीडरशिप है इस मुल्क की मिलिट्री की। आज हर इंडियन, सेन इंडियन, उसके दिमाग में ये चीज है। चलें आगे चलते हैं। ये बांग्लादेश ने भी पाकिस्तान, तुर्की और सऊदीया के दफाई मुआहदे में शमूलियत का इंदिया दे दिया, इशारा दे दिया है। तो इस पे इंडिया को इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? होनी चाहिए बेचैनी, बिल्कुल होनी चाहिए उनको बेचैनी, उनकी बेचैनी बिल्कुल ठीक है। आप इंडियन तो नहीं हो गए? नहीं, आप इंडियन पर्सपेक्टिव से सोचें। हाँ। हमने पहले सबसे स्टोरी क्या डिस्कस की कि इंडिया कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन प्लान कर सकता है। अब उस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन
में एक बड़ी हर्डल क्या है, दिस अग्रीमेंट। क्योंकि अब उन्होंने ये कैलकुलेट करना है कि जिस तरह हमने आज़ादी से, मतलब कुछ भी सोचा ना कि ठीक है यार हम यहाँ पे हमला करेंगे, कर सकता है ना इंडिया, इसमें कर तो कोई सकता शक है, नहीं है, बेवकूफ़ी करी हमारा है हमसाया भी है, हम दोनों पाकिस्तान ममालिक की बांग्लादेश। अफवाज को इस चीज़ का अंदाज़ा है कि दोनों कितना वी एक हैव अ दूसरे का कॉमन नुकसान एनिमी पहुंचा बेसिकली, सकते हैं, यस। ठीक है। तो उसमें एक अप्रोच रख के ठीक है जी ये फॉल्स फ्लैग किया और ये हमला कर दिया, हो गया। उसके जवाब में जो कुछ हुआ वो एक अदरवाइज बात है। लेकिन अब उसको ये सोचना कि यार ये एक मजबूत डिफेंस अग्रीमेंट है पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान। उसके बाद अगर मैं ये शरारत करता हूं तो उसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, तो ये एक हर्डल आ जाती है। क्योंकि तीनों ममालिक ने इस अग्रीमेंट के अंदर ये क्लियर किया है कि एक मुल्क पर हमला, तीनों पर वो समझा तीनों जाएगा। के ऊपर हमला तसव्वुर किया जाएगा। ये तो हो गई पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के हवाले से अब बात। आगे अब बांग्लादेश। बांग्लादेश एंड ईरान एज वेल। यस। देखें ईरान के हवाले से भारत ने डे वन से शोर मचा, ओ धोखा दे दिया पाकिस्तान ने ईरान को, फिर कभी पाकिस्तान ने अमेरिका को धोखा दे दिया। और तो अब हालात अब ये है कि सदर ट्रंप ने उन्होंने फील्ड भी मार्शल से कहा कि जाके ईरान को एक दफा फिर समझाएं, और कि फील्ड मार्शल ने बड़ा अब गए, कामयाब दौरा किया है कामयाब ईरान दौरा का। किया। और लेकिन अब बड़ी बात यह है कि जो मक्का डिफेंस एग्रीमेंट है इसको किन दो ममालिक के खिलाफ समझा गया इनिशियली, एक एंड कि जी अगर ये ईरान के साथ मिलके हुआ है तो अमेरिका के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ, और अगर अमेरिका के साथ मिलके हुआ है तो ईरान के खिलाफ। यस। यही चीजें थी ना। लेकिन भारत ने कहा हो नहीं 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 नहीं, ये तो मेरे खिलाफ बना है। अमेरिका ने भी कहा बहुत अच्छा है, ईरान ने भी उसको वेलकम किया। आगे क्या हुआ कि ईरान के जो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी हैं मोहसिन रिजाई साहब, वो ये कहते हैं कि एज ऑफ नाउ हमें किसी भी मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट के फाउंडिंग मेंबर की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर कोई इनविटेशन नहीं आई। लेकिन अगर हमें एक फाउंडिंग मेंबर के तौर पे, को फाउंडिंग मेंबर के तौर पे इस अग्रीमेंट में शामिल किया जाता है तो ईरान इसको सोच सकता है। यस। और ये छोटी चीज नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि डे वन से यहां पे जितने एक्सपर्ट्स हैं उनका यह ख्याल है कि अगर ईरान इस मुआहदे में शामिल हो जाता है तो ये एक और बहुत मजबूत फौजी इत्तेहाद बन जाएगा इस रीजन का। नाउ कमिंग टुवर्ड्स बांग्लादेश, देखिए बांग्लादेश ने भी कहा है कि अगर हमारे साथ बात होती है इस हवाले से तो बांग्लादेश इसको वेलकम करेगा, वो अपने इंटरेस्ट देखेगा। और वो अब देखें सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किया, मैं भारत के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं कि भारत की जो मिर्चें लगी हुई हैं, सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किया, ये तीनों ममालिक के आपस में बॉर्डर्स नहीं मिलते और ठीक ठाक फासला है तीनों का आपस में। लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश, इनके बॉर्डर्स भारत से मिलते हैं और भारत इन दोनों के दरमियान में है, के दरमियान में है। अच्छा, तीसरा एलिमेंट जो ट्राइका इस रीजन में है, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड चाइना, यस, वो भी भारत के लिए एक बहुत बड़ी खौफ की अलामत है। तो ऐसे में अगर बांग्लादेश इस अग्रीमेंट में शामिल हो जाता है तो भारत की मुश्किलात तो ठीक ठाक बढ़ेंगी। उनका चीखना बनता है भाईजान, वो अगर चीख रहे हैं वो बिल्कुल ठीक चीख रहे हैं, उनकी चीखों को एंजॉय करें, आप एंजॉय करें उनकी चीखों को। आप क्यों इस तरह मुंह बना लिया आपने मुझे इस तो बात लग रहा है पे? कि आप, मैं किसी इंडियन एनालिस्ट मैं से आपसे बातें कह कर रहा हूं कि जिस वक्त आपको भारत से चीखों की आवाजें आए, आप सबसे पहले तो ये समझें कि यहां पर बहुत बेहतरीन फैसला हुआ। तो आज अगर आपको भारत से चीखों की आवाजें आ रही हैं और आप मुझे इंडियन एनालिस्ट कह रहे हैं, लग रहा है थोड़ा आप इन चीखों को एंजॉय करें। ये बुनियादी तौर पर चीखें आने वाले दिनों में आपको ये मजीद बढ़ती हुई दिखाई देंगी, बढ़ेगा और आवाजें भी मुख्तलिफ आएंगी। अभी आपको शायद इंडिया से आएंगी, मुख्तलिफ जगहों से आएंगी इंडिया से। आपको कब कोई एक कोने से चीखने की आवाज आएगी, फिर दूसरे कोने से चीखने की आवाज आएगी। कोई इनका आर्मी का बंदा चीख रहा होगा, कोई बीजेपी का मिनिस्टर चीख रहा होगा, कोई नेवी का बंदा चीख रहा होगा, कोई आरएसएस का चीख रहा होगा, एयरफोर्स वाले तो पिछले साल से बेचारे चीख ही रहे हैं। तो ये चीखने की आवाज़ें आने वाले अरसे में मजीद बढ़ेंगी। और ये जो बात करते थे ना कि विश्व मित्र, आज देखें ना इस रीजन में हर मुल्क ने दुदकार दिया भारत को, हर मुल्क ने। और नेपाल, भूटान जैसे ममालिक भी जूती की नोक पे रखे हुए हैं आज इंडिया को।
और उनके साथ भी इनके ताल्लुकात खराब हैं। और वो ताल्लुकात खराब हैं, ठीक है, लेकिन नेपाल, भूटान जैसे मुल्कों की आज ख्वाहिश भी नहीं है यार कि हमारे इंडिया के साथ ताल्लुकात हो। ये सिचुएशन है इस वक्त इंडिया की। तो मिलिटरीली पाकिस्तान एक बहुत मजबूत मुल्क है, इसका भारत को अंदाजा। और मुस्तकबिल की जंगें देखें नवीद भी, मुस्तकबिल की जंगों में मिसाइल्स, ड्रोन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, इनका बड़ा रोल होगा। और ये वो तमाम मामलात हैं जिसमें पाकिस्तान भारत को किसी भी वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 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 चेकमेट करने की पोजीशन में, किसी भी वक्त इंशाल्लाह, और जरूरत पड़ी तो वो किया भी जाएगा। तो जो बांग्लादेश ने इस हवाले से अभी कोई उनको बाज़ाब्ता तौर पे इन्विटेशन नहीं किया, लेकिन एक बड़ी डेवलपमेंट तो उन्होंने खुद ये है कि सऊदी क्राउन प्रिंस ने प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान को इनवाइट किया है। क्वाइट पॉसिबल कि इस तरह के किसी मामले के ऊपर गुफ्तगू का आगाज हो उनसे। और इसके अलावा बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने इंडिया जाने से भी इनकार किया, और उसमें जो कंडीशंस उन्होंने रखी हैं वो बड़ी सख्त हैं। देखिए, अब या तो भारत को अपने एसेट पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा जो हसीना वाजिद की सूरत में भारत में मौजूद है। उन्होंने क्लियरली कहा है कि भाई ये हमारी कोर्ट्स ने इसको सजा दी है, आप उसको तुमने इसको जो है यहाँ पे संभाल के रखा हुआ है, इसको बांग्लादेश के हवाले करो। सेकेंडली, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की जो भारत की हरकतें हैं बांग्लादेश के अंदर, जो उस्मान हादी को शहीद किया गया था, जो स्टूडेंट लीडर था जिसने हसीना वाजिद के इक़्तिदार के खात्मे में जो सारा मामला था उसमें कलीदी किरदार अदा किया था, उसको मारने वाले थे वो भी भारतीय थे, रॉ के थे, और वो मार के वापस भारत में गए। तो वो कहते हैं कि उसके कातलों को भी हमारे हवाले करो, और शेख हसीना वाजिद को। अब अगर भारत शेख हसीना वाजिद को वापस करता है तो ये तो फिर भारत के जितने भी एसेट्स और इस रीजन में हैं उनको भी पता चल जाएगा कि यार ये देखें, ये तो ये काम करता है, इतना इस तरह का बंदा है। और नहीं करता तो बांग्लादेश ने क्लियरली कह दिया कि यार नहीं करते, बाढ़ में जाओ, हमें तुम्हारे साथ ताल्लुकात की कोई फिक्र नहीं है, हमें तुम्हारे साथ नहीं रखने ताल्लुकात। और बांग्लादेश तो उस हवाले से पहले चीजें क्लियर कर दी हैं। देखिए, भगोरा एयरबेस चिकन नेक के करीब है, वहां पर चाइना ने काम करना शुरू कर दिया है। भारत को ऐसे नहीं मिर्चें लगी हुई, जो मैंने आपको कहा ना आने वाले दिनों में मजीद चीखें निकलेंगी। सर, सिर्फ उन्होंने एयरबेस के ऊपर दोबारा काम करना शुरू नहीं किया, चाइना की गवर्नमेंट ने अपनी वहां पे ड्रोन्स प्रोडक्शन प्लांट्स लगाना शुरू कर दिए, और ये अब चिकन नेक में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये अंडरग्राउंड लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वहां पे टनल्स बना रहे हैं कि हम अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अंडरग्राउंड मूव कर दें। वो अंडरग्राउंड ही रहेगा, वो निकल ही नहीं सकेगा। एक हरकत होनी है, आपके टनल एक तरफ से बंद होगी, अंदर सब कुछ तहस हो जाएगा, सब कुछ बंद हो जाएगा। सिर्फ बंद नहीं होगा, इधर सब कुछ बंद हो जाएगा, उधर से 7 सिस्टर स्टेट्स खुल जाएंगी, इधर से इनके रास्ते बंद हो जाएंगे, ये तहस हो जाएंगे, उधर से 7 सिस्टर स्टेट्स खुल जाएंगी। वो तो वैसे ही भारत से आज़ादी के खिलाफ जितनी तहरीकें इस वक्त जोर पकड़ रही हैं, तो वहां पर हालात तो इनकी गवर्नमेंट के वैसे ही कंट्रोल में नहीं है। तो मैं तो आप यकीन करें इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूं कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान का बहुत अच्छा दोस्त है। वेरी गुड। देखिए, जिस शख्स के रहते हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, जिस शख्स के रहते भारत खुद तबाही की तरफ जा रहा है, वो कि मैं भारत की तबाही का ख्वाहिशमंद नहीं हूं, नहीं वो होना, लेकिन जो घटिया शैतानी अप्रोच वहां पर इस वक्त इक्तदार में है, उस सोच को का पाकिस्तान के हवाले से जो वो लोग प्लान करते हैं उसको ज़हन में रखते हैं, फिर डेफिनेटली जब अगर आप मेरे दुश्मन के तौर पे सामने आ गए तो मैं आपका भला तो नहीं चाहूंगा। तो अगर आप दुश्मनी की अप्रोच के साथ आए हैं तो मैं भी आपका नुकसान करूंगा। तो इस वक्त जो शख्स भारत को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है वो नरेंद्र मोदी है। मैं तो चाहता हूं कि अगले 50 साल तक भारत में नरेंद्र मोदी को इक़्तिदार में, वैसे अगले 50 साल भारत कायम रहता दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जब तक मोदी जिंदा है ना, इसको भारत में इक़्तिदार में रहना चाहिए। ये आप उसी मोदी की बात कर रहे हैं जो सहाफ़ियों के सवालात लेने से भी गुरेज करता है? मैं भाईजान उस मोदी की बात कर रहा हूँ जिसने 12 साल में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। मैं उस मोदी की बात कर रहा हूँ जिसने 12 सालों में भारत का बेड़ा गर्क कर दिया। और वो जो यार बनता है अमेरिका का, और अमेरिका के सफ़ीर ने दिल्ली में बैठ के जो कुछ कहा, ये चपेड़ है मोदी के मुंह पे। ये सर्गियो गौर जो है, ये बुनियादी तौर पर, अच्छा सर्गियो गौर के बारे में भी ये समझा जाता है कि एक तो ये ट्रंप का
बड़ा करीब समझा जाता है, लेकिन जब से भारत में ये आया है, मैंने इसकी कुछ ऐसी चीज़ें देखी हैं जिससे मुझे लगा है कि इसका टिल्ट इंडिया में बीजेपी की तरफ काफ़ी ज़्यादा है। मल्टीपल रीजंस हैं उसकी, खैर आज हमारा वो मौजू नहीं है इसलिए मैं उस पर गुफ्तगू नहीं कर रहा। लेकिन सर्गियो गौर का ये कहना कि जिस वक्त G7 समिट के लिए ये गया, वहां पर ट्रंप से इसकी मुलाकात हुई, उस पर भी बड़ा शोर मचा। तो इन्होंने पहले ही कह दिया था कि जी प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो सहाफ़ियों का कोई सवाल नहीं लेंगे जी। आपको नॉर्वे वाला वाक़या याद है? यस। और मैंने आपको नॉर्वे वाले वाक़ये के बाद क्या कहा था कि ये जो इन्होंने यूरोप के साथ डील किया ना, जिसको ये मदर ऑफ ऑल डील्स कहते हैं, अब आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि वो भी सिरे नहीं चढ़ेगी। यस। बहुत से ममालिक इस तरह के मामलात से पीछे हटेंगे। तो अभी सिचुएशन ये है भाई कि सर्गियो गौर जैसा बंदा जो इंडिया में अमेरिकन एम्बेसडर है, लेकिन मैंने आपको पहले कहा कि समहाउ वो बीजेपी और मोदी की तरफ काफ़ी टिल्टेड है, वो ये बंदा ये बात कर रहा है कि G7 समिट के वक्त इसने कहा था कि सहाफ़ियों से मैं सवाल नहीं लूँगा। आप सहाफ़ियों को बुला लें, लेकिन मैं सवाल, उसके मल्टीपल रीजन है ना। देखें क्या क्या सहाफ़ी पूछेंगे तो क्या जवाब देगा। एक तो अंग्रेज़ी ठीक नहीं है उसकी मेरी तरह, दूसरा अगर अंग्रेज़ी को थोड़ी बहुत मेरी तरह को टूटी बोल भी ले तो जवाब क्या देगा। वो पूछेंगे भाई तुम्हारे मुल्क में इस वक्त माइनॉरिटीज के साथ क्या कुछ हो रहा है, कश्मीर वो अच्छा नहीं, वो बड़ा सवाल ये पूछ रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि पाक भारत जंग के अंदर इतने जहाज गिरे हैं। हाँ, तो तो बताओ कितने जहाज गिरे थे, आप बताते कंफर्म करते हैं, तो क्या जवाब देगा उसको। या आप कहें कि ट्रंप झूठ बोलता है, या आप प्रेसिडेंट ट्रंप के सामने बैठकर कहें प्रेसिडेंट ट्रंप ने झूठ बोला है। तो ये बुनियादी तौर पर मैंने आपको पहले भी कहा, और बल्कि अब तो मैंने जो नया कंक्लूजन है आज के बाद, आपने मुझे ये नहीं कहना कि मोदी भारत के लिए बुरा है। ठीक है, मान लिया जी, ठीक है, मोदी भारत के लिए बहुत अच्छा है, ये जब तक जिंदा है इसको भारत में इक़्तिदार में रहना चाहिए, क्योंकि भारत के मुंह पे जो कालक मोदी की सूरत में इस वक्त लग गई है, ये जल्दी धुलने वाली नहीं है। इसको धोने के लिए इनको बड़ी मेहनत करना पड़ेगी, और वो मेहनत मौजूदा सेटअप नहीं कर सकता। हाँ, मौजूदा सेटअप क्या कर सकता है, उस कालक में मजीद इजाफा वो हो रहा है। और सर्गियो गौर के पिछले हफ्ते इन्होंने इतना शोर मचाया कि वो मकबूजा कश्मीर में जाके इसने जो स्टेटमेंट दी, तो उसके ऊपर इन्होंने इतना शोर मचाया, सर्गियो गौर का अब्बू बना लिया था इन्होंने वहां पे। और फिर जो अब्बू ने इनके और साथ अब किया, अब्बू ने जो है वो बताया कि दिल्ली में ये है मेरी गंदी औलाद। दिल्ली में बैठ के जिस सर्गियो गौर को पिछले हफ्ते कश्मीर के दौरे के बाद भारत ने अब्बू बनाया था ना, उस सर्गियो गौर ने कश्मीर से वापस दिल्ली में आके बताया कि ये मेरी गंदी औलाद है, ये मेरी गंदी औलाद की जो है वो करतूत है, ना मजा ना स्वाद। तो उसने बताया कि ये करतूत है उसकी। और ये वेस्ट में नवीद भाई ये अप्रोच ना बहुत तेजी से ये फैल रही है, और वो लोग ये समझते हैं कि यार क्यों ये जवाब नहीं दे रहा, क्यों ये रिलक्टेंट है इस हवाले से, क्यों ये फेस नहीं करता, क्योंकि ये चीजें मैटर करती हैं। आप और फिर दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत होने का दावा करते हैं, देखें ना, सहाफियों के सवालों के जवाब नहीं दे सकते। आपका जितना मीडिया है, जितना गोदी मीडिया है, वो कंप्लीटली A to Z इस वक्त RSS के जो स्कूल ऑफ थॉट वाले लोग हैं वो उसको देख रहे हैं। उसके बावजूद आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप उनके सवालात के जवाब दे सकें। ये सिचुएशन है। अमेरिकी सफीर ने तो इंडियन मीडिया को भी टोटल लताड़ा है जी, उसने ठीक ठाक उसने ठुकाई की है। उसने कहा जी मैं शाम को जाता हूं तो पहले 6 लोग बैठे होते हैं रात 9 बजे तक, जो आपस में इस तरह लड़े होते हैं किसी की बात समझ नहीं आती और फिर रात 12 बजे तक 6 से 12 हो जाते हैं। देखें, मैंने पिछली दफा कहा था कि सर्गियो गौर ना पिछले कुछ माह से जाहिलों में रह रहे हैं, तो कश्मीर की जो उनकी स्टेटमेंट है ना, वो मुंह बोलता सब वो होता है। देखें, आप जब जाहिलों में मुसलसल रह रहे हैं तो थोड़ा सा असर आप पर उसका हो ही जाता है। तो आई बिलीव कि उसके बाद उनको किसी ने समझाया होगा कि बेटा जिस अमेरिका से आपका ताल्लुक है, उस अमेरिका में यूनाइटेड नेशंस नाम का एक इदारा है, उसका हेडक्वार्टर है, और उसके हेडक्वार्टर में 18 रेजोल्यूशंस हैं जो ये कश्मीर को इंटरनेशनली डिस्प्यूटेड टेरिटरी कहती हैं, जिसको आपने इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया कहा है। बेसिकली आपको जाना ही नहीं चाहिए। ठीक है, पहली बात तो ठीक है, चले गए, नो प्रॉब्लम, इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन आपको इस तरह की जगहों पर जाकर स्टेटमेंट्स जो है वो बड़ा सोच समझ के देनी चाहिए। देखे ना, इसने तो स्टेटमेंट दे दी, साथ खड़े जो फारूक अब्दुल्ला, जो उमर अब्दुल्ला सॉरी, जो इलीगली इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर का इस वक्त चीफ मिनिस्टर है, उसने फौरी तौर पर कहा, उसने कहा लेगेसी इश्यूज हैं। और वो क्या है,
एक तो उसने क्लियरली कह दिया नहीं तस्लीम करते वो कश्मीर को भारत का हिस्सा। नहीं वो करते। आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में इस वक्त इक़्तिदार में है, वो कश्मीर के स्पेशल स्टेटस की बहाली की बात करते हैं। उनको पता है कि कश्मीरियों का सेंटिमेंट क्या है। ये तो कहते हैं ना 19 के बाद हमने पता नहीं क्या डेवलपमेंट कर दिया, हमने क्या बना दिया कश्मीर को। आज भी ये वहां पर इलेक्शंस करवा के देख लें, आज भी ये वहां पर जो है वो प्लेबिसाइड करवा के देख लें, कश्मीरी दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। और उमर अब्दुल्ला को इस चीज का अंदाजा है कि उसने एक स्टेटमेंट ऐसी दे दी तो कश्मीरी क्या हशर करेंगे, आगे उसकी पॉलिटिक्स का क्या होगा। तो इसलिए उसने सर्गियो गौर की प्रेजेंस में ये क्लियरली कह दिया कि वो नहीं मानते। और उसने कहा कि ठीक है, बात करनी है वॉशिंगटन ने, तो वो दिल्ली के साथ कश्मीर की बात नहीं होगी, वो श्रीनगर के साथ कश्मीर की बात होगी। इट मींस कि वो दिल्ली को भी कुछ नहीं मानते। ये कश्मीरियों की अप्रोच है। तो सर्गियो गौर, मेरा ख्याल है कि एक हफ्ते के बाद जो एक तब्दीली आई है ना, उसमें ये इस हवाले से पॉजिटिव है कि उसको किसी ने समझाया कि इतना टिल्ट नहीं इसकी तरफ दिखाओ, जरा बैलेंस्ड बात करो। तो फिर उसने ठीक ठाक, उसने लताड़ा नहीं है, नंगा कर दिया है। लताड़ना तो इससे बहुत बेहतर होता है, उसने नंगा कर दिया है। उसने बता दिया है कि भारतीयों, आपने मुझे अबू बनाया था, अब मैं आपको बताता हूं कि ये मेरी गंदी औलाद की करतूत है। ये जाहिल, घटिया, बेगैरत, शैतान, कायर, बुज़दिल, ये तुम पर इस वक्त इक्तदार में है, तुम पर हाकिम है। अब अपना बंदोबस्त कर लो। चलें, आज के लिए इतना ही बहुत है। पब्लिक पॉडकास्ट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।